हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। गाइज इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह वीडियो बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। अतः इसके प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, याद कर जाइए, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है यह वीडियो और इसका एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। देखिए यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शनों में से आपको चुनना है कि कौन आयनिक यौगिक है। इसी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑप्शन है HCN, CCl4, KCl, CO2। तो यहाँ KCl जो है यही आयनिक यौगिक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, बॉक्साइड निम्नलिखित से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो आपको पता होगा बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सब क्या है, एल्युमिनियम के अयस्क है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। लोहा का परमाणु संख्या, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, आप याद किए होंगे। तो इसी पर आधारित आप प्रश्न और भी तैयार कर लीजिए, ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में होगा। ठीक है, तो 26 होगा लोहा का परमाणु संख्या। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो याद रहे, जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जस्ता क्या है, धातु है और यह अम्ल है। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा कि जैसे ही अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो क्या होगा, H2। यहाँ जस्ता हटाकर कोई दूसरा धातु देता तभी क्या होगा, H2 गैस बनता है। यानी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसे याद रखिएगा। तो H2 गैस होगा, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ता से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आप याद कर लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ता से अभिक्रिया करता है तो NaZnO2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा के ऊपर क्या करते हैं, जस्ता का लेप लगा देंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। ठीक है, उसे कहा जाएगा गैल्वेनीकरण। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है। इनमें से आपको बताना है Cu, Hg, Ag में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो इसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वह Cu है, कॉपर है। ठीक है, अगर वही कहता है सबसे अच्छा चालक कहता है तो चांदी हो जाता है। सबसे अच्छा चालक चांदी है, और जबकि सबसे अधिक क्रियाशील तांबा है। यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। फिर समझ लीजिए, अगर कहेगा सबसे ज़्यादा अच्छा चालक कहेगा, गुड कंडक्टर कहेगा तो चांदी होगा, अधिक क्रियाशील कहेगा तो तांबा होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला, बेहद अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यानी आपको बताना है बेहद अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है तो क्या है, पॉजिटिव के पास जाएगा तो एनोड पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनोड पर, और प्रोटॉन प्लस जो होगा वो कैथोड पर जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, एनोड पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। अब ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। धातुएं उष्मा तथा विद्युत के होती है। धातुएं उष्मा और विद्युत का क्या होती है, तो यह धातु उष्मा और विद्युत का चालक होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नहीं, देख लीजिए, यहाँ धातु जो है उष्मा और विद्युत का चालक होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, धातु उष्मा और विद्युत का चालक होती है, ऑप्शन बी सही है। ठीक, अगला, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर, दाएं तरफ बाएं तरफ किधर होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बाईं ओर और केंद्र में, दाईं ओर और केंद्र में लैंथेनाइट तत्वों के साथ इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, जो धातु है वो बाईं तरफ है। आवर्त सारणी में जितने धातु हैं बाईं तरफ रखी गई है और धातु को दाएं तरफ रखा गया है, और उप धातु बीच में है। उप धातु क्या है, बीच में है। जैसे SPD ब्लॉक में आवर्त सारणी को बांटा गया है, तो बाएं तरफ एस वाला है, दाएं तरफ
P वाला है और बीच में D वाला है, P बीच में D को रखा गया और लास्ट में P को रखा गया, ठीक है, ऐसे क्रम बनाया गया, ठीक है। तो बाईं ओर होगा, धातु किधर है, बाईं ओर, ये सब याद करते जाएं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी तत्व कहे जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये जितने भी तत्व है सबके सब क्या है, उपधातु है, सबके सब क्या है, उपधातु है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी सही होगा। अगला, अधातु में आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है, अधातु, अभी आपको बताए थे अधातु किधर पाई जाती है, तो दाईं ओर। धातु कहेगा तो बाईं ओर, और अधातु कहेगा तो दाईं ओर, और उपधातु कहेगा तो बीच में। याद रहेगा, धातु बाईं ओर, अधातु दाईं ओर और उपधातु बीच में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगला, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज तथा जिर्कोनियम धातुओं को कहा जाता है। इन धातुओं को क्या कहते हैं, तो देखिए इस जितने भी धातु यहाँ दिए गए हैं वो सामरिक धातु हैं, सामरिक धातु हैं। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिर्कोनियम, ये सब के सब क्या है, सामरिक धातु हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाते हैं क्या कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसे क्या कहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह धातु है, और जो लगभग ग्रहण करता है वो क्या है, अधातु है। आपका ऑप्शन सी होगा। सभी धातुओं का गुण है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता उसमें होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु को क्या कहा जाता है, तो उसे संयोजकता कहा जाता है। यानी कोई धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वह संयोजकता है, या कोई अधातु यानी कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो भी उसका संयोजकता कहलाता है, ठीक है। त्याग करे या ग्रहण करे वह उसका क्या है, संयोजकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर सुन लीजिए, यदि कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहेंगे, या यदि कोई पदार्थ या तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसका संयोजकता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, सोना का धातु चमक कैसा होता है, तो सोना का जो धात्विक चमक है वो पीत वर्णक होता है, पीत वर्ण, पीत के वर्ण रंग के जैसा होता है, पीत के रंग थोड़ा सा पीलापन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, पीत वर्णक। अगला, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो यानी चांदी के बर्तन या गहने को जो वायु में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं, वह क्या है, ठीक है, वह क्या है, तो वह याद रहे वह सिल्वर सल्फाइड है। चांदी के बर्तन पर जो काला धब्बा बन रहा है वह सिल्वर सल्फाइड का एक धब्बा बन जाता है, जिससे चांदी या गहना क्या होता है, काला आपको दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, सिल्वर सल्फाइड। अगला, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म का क्या कहते हैं, धातु को पीटकर पतली चादर बना रहे हैं तो इस गुणधर्म को धातु का आघातवर्ध्यता कहा जाता है। आघातवर्धनीय है, यानी कितना हो मारेंगे तो उस पर कोई आघात यानी प्रभाव नहीं पड़ता है, लंबा हो जाएगा, चादर बन जाएगा, इस गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाता है, जब लंबा बना दिया तन्य है वो तन्यता गुण कहलाता है। तन्यता, धातु को पीटेंगे तो आघातवर्ध्यता है, और खींच कर लंबा कर दिए वो तन्यता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं, लेड और मरकरी उष्मा के क्या होते हैं, तो लेड और मरकरी क्या है, लेड और जो मरकरी है ये दोनों के दोनों, ये देखिए लेड और मरकरी उष्मा का पूछ रहा है, उष्मा का पूछ रहा है, ये अल्पतम चालक है। लेड भी क्या उष्मा का चालक है, मरकरी चालक है, लेकिन यह अल्पतम चालक है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, अल्पतम, ठीक है। अगला, पारा विद्युतधारा प्रवाह में उत्पन्न करता है, पारा विद्युतधारा प्रवाह में उत्पन्न करता है, एंड जब पारा में विद्युतधारा प्रवाह करेंगे तो क्या उत्पन्न करेगा, तो यह प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पारा विद्युतधारा प्रवाह में उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। ध्यान से सारे ऑप्शन को देखते जाइए। एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्राकृतिक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति, इन सब की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है ये सब क्या होता है, द्विभाषमिक है, ठीक है, इसमें क्या द्विधर्मी ये सब ऑक्साइड है, द्विधर्मी, भाषमिक नहीं कहिए, इसे कहा जाता है द्विधर्मी ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। द्विधर्मी का मतलब क्या है, इसमें दोनों धर्म है, क्षारीय भी है
अम्लीय भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अम्लीय और क्षारीय दोनों इसमें प्रकृति पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाते हैं? एंड धातु जब हाइड्रोजन संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? तो हमेशा याद रहे हाइड्राइड बनाता है। सभी धातु हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। कुछ धातु हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जेडेन डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जेडेन डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? तो उसका जो लवण बनता है रंग वर्णहीन बनता है, कोई कलर्स में नहीं होता है। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जेडेन डालने पर जिंक सल्फेट का वर्णविहीन विलयन बनता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, ऑक्साइड अयस्क को समृद्धनी करने के लिए इनमें क्या किया जाता है? फिर से देखिए, ऑक्साइड अयस्क को समृद्धनी करने के लिए इससे किया जाता है, तो इसे द्रव चालित धुलाई करते हैं, द्रव चालित धुलाई किया जाता है। फिर से, ऑक्साइड अयस्क को समृद्धनी करने के लिए इसे किया जाता है, तो इसका करते हैं द्रव चालित धुलाई, द्रव चालित धुलाई। यानी उसका सांद्रण, समृद्धनी का मतलब क्या है? सांद्रण, और सांद्रण द्रव चालित धुलाई करके इसका किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? जब जस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो क्या बनेगा? तो अभी बताए, जस्ता क्या है? धातु है, और यह क्या है? अम्ल है। और जब जस्ता अम्ल से अभिक्रिया करेगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। जस्ता पर H2SO4 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनेगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो एल्युमिनियम के ऊपर मोटा ऑक्साइड का परत चढ़ा देना है, यह प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। यानी एल्युमिनियम पर मोटा ऑक्साइड का परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है? धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखेंगे, धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, जेडेन और एल में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? जिंक और एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो इन दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? जेडेन, एल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है बी, एल्युमिनियम सबसे अधिक क्रियाशील है। जेडेन और एल में एल्युमिनियम सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अब फटाफट देखते जाइए, क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई ले रहा है। जब ऐसा यौगिक बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आयनिक यौगिक बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही। जैसे NaCl देख लीजिएगा, सोडियम क्या है? आयनिक यौगिक। या एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और तो ये क्या है? आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक को ही वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जाता है, ठीक है, वैद्युत संयोजी यौगिक। अगला, निम्न कौन अधातु है? इनमें से चुनना है कौन अधातु? H, Zn, Mg, Fe। तो हाइड्रोजन एक गैस है और यही अधातु है। यही क्या है आपका? अधातु। ऑप्शन ए आपका सही होगा, अधातु है हाइड्रोजन गैस। अगला, हीरा का गलनांक अथवा क्वथनांक कितना होता है? हीरा का गलनांक अथवा क्वथनांक होता है, तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। हीरा जल्दी नहीं गलता है और ना ही ये जल्दी यानी खोले, यानी गलनांक क्वथनांक दोनों क्या काफ़ी उच्च होता है। यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा, काफ़ी उच्च होता है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। हीरा बहुत ही कठोर तत्व है। अगला, अम्लीय CaO4 कॉपर सल्फेट के विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। यानी कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन करेंगे तो तांबा कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो देखिए तांबा क्या है? Cu जो होता है प्लस धनात्मक होता है। हम बताए थे ये प्लस वाला किस पर जाएगा? कैथोड पर। तो आपका आंसर होगा कैथोड। वहीं माइनस पूछेगा तो एनोड पर जाता है, तो कैथोड। ठीक है, यानी कैथोड का मतलब माइनस होता है और एनोड का मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस वाला, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे माइनस के पास प्लस जाएगा, प्लस के पास माइनस जाएगा, तो Cu प्लस धनायन होता है तो किस पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला,
अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के वैद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है। कॉपर सल्फेट विलयन कहता है अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन के वैद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है, यानी कहता है कॉपर सल्फेट विलयन का आप वैद्युत विच्छेदन करा रहे हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो जिसका विच्छेदन कहा जाता है, कराया जाता है, उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। जिसमें करंट का प्रवाह किया जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक है। उसे कैथोड एनोड नहीं कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? बी सही होगा, वैद्युत अपघट्य कहा जाएगा कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को, ठीक है। अगला, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन दिया गया पंख, गैंग, एनोड, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ किस पर मिल रहा है? एनोड तली पर। तो जो एनोड पर मिलेगा उसको एनोड पंख कहा जाएगा। अशुद्धियाँ हैं तो ऑप्शन सी सही होगा, एनोड पंख कहा जाएगा। यहाँ केवल ध्यान देना है कहाँ मिल रहा है? पंख, पाक यानी कचरा है इसलिए इसको पंख बोलते हैं, एनोड पंख। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहाँ जाता है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहते हैं ये बताना है। तो शुष्क कर्मक, वायु को गीला करने वाला, यह जलवाष्प से अप्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए, इसे शुष्कन कर्मक कहा जाता है, शुष्क कर्मक कहा जाता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है। अगला, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? सिल्वर को हवा में छोड़ देने पर वह किस तत्व से अभिक्रिया करता है जिसकी उसकी सतह काली हो जाती है? तो सिल्वर को हवा में छोड़ेंगे तो क्या कर? सल्फर से अभिक्रिया करता है, सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। एस से अभिक्रिया कर लेता है जिसकी उसकी सतह क्या होती है? काली हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन होगा आपका सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? सॉरी, यहाँ सी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलती दिए गए हैं। यहाँ ऑप्शन होगा ओ, सिल्वर को जब हवा में छोड़ेंगे तो क्या होगा? वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तब उसकी सतह काली होती है। ऑप्शन ई आपका सही होगा, ठीक है। अगला, कॉपर को वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पर उसके सतह पर भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह किस कारण से होता है? यानी कॉपर को जब हवा में छोड़ दीजिएगा तो भूरे रंग का समाप्त हो जाएगा, उस पर धीरे धीरे कचरा जमने लगेगा, यानी समाप्त होकर हरे रंग का एक परत चढ़ने लगता है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो कॉपर के ऊपर कचरा जमने की जो प्रक्रिया है यह तभी संभव होता है जब कॉपर क्या करता है? CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि हवा में बहुत सारे गैसेस हैं। उस हवा में जब कॉपर को छोड़ते हैं तो CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, जिससे ऊपर क्या होता है? हरे रंग का एक परत चढ़ता है। ऑप्शन ए सही होगा, सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अगला, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? फिर से, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? तो लंबे समय तक किसको छोड़ रहे हैं? लोहा को। जब लोहा को हवा में छोड़ दिया जाएगा बहुत लंबे समय तक तो भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। जो भूरे रंग का परत होता है वह मूर्छा के नाम से हम लोग जानते हैं, जंग के नाम से जानते हैं, उसी को जंग कहिए, मूर्छा कहिए, ठीक है। तो यही जम जाता है हवा से और नमी से संयोग कर लेता है लोहा, जिससे मूर्छा आ जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगर लोहा में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो इसके लिए क्या कहेंगे? तो लोहा में कार्बन मिला रहे हैं तो जैसे लोहा में कार्बन मिलाया जाएगा तो क्या होगा? कठोर हो जाएगा। लोहा में जितना कार्बन मिलाया जाता है वो कठोर होता जाता है, तो प्रबल तथा कठोर हो जाता है, याद रखेंगे। अगर लोहा में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह क्या होगा? मुलायम हो जाता है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा प्रबल तथा कठोर हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला, मिश्र धातु कांसा होता है। मिश्र धातु कांसा होता है तो जो कांसा है वह विद्युत का कुचालक होता है। मिश्र धातु जो कांसा है विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड है जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला, धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो क्षार, भस्म बोलते हैं, भस्म बोलेंगे। धातुओं के ऑक्साइड को भस्म कहते हैं, ठीक है। अगला, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? तो अम्ल। जैसे धातु का कहेगा तो क्षार बनाएगा, अधातु अम्ल बनाएगा।
तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो कहेंगे अम्ल बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है। ठीक है। सक्रिय श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो अगर देखा जाए इसके अनुसार तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील यानी जो ऑप्शन दिया गया है Au, Na, Hg, कॉपर, तो इसमें सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है ऑप्शन बी, क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जिसे आसानी से त्याग कर देता है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध, तार सबसे ज़्यादा किसका बनता है, तो तांबा का बनता है, कॉपर का बनता है तार, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, कॉपर तार के रूप में उपलब्ध है। अगला, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, यानी किस धातु को जब जलाइएगा तो श्वेत ज्वाला के साथ जलेगा। ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो पूरा क्या होगा, श्वेत ज्वाला के जैसा ये जलता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। अगला, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, कितना भी टेम्परेचर हो जाए ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, तो सोना है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, इस कारण से सोना का गहना बनता है जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन सी होगा, सोना ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। अगला, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करके तेजी से अभिक्रिया करेगा ठंडा जल से। ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार, देखिए ऑप्शन दिया है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, सभी के साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम तथा पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या निकेल, तो आपका आंसर हो जाएगा वह कैल्शियम है जो जल में डालने पर तैरने लगता है, कैल्शियम जल में डालने पर तैरने लगता है। अगला, धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाते हैं। ऑप्शन, धातु के क्लोराइड प्लस जल, धातु के क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, धातु एवं क्लोरीन गैस, धातु के ऑक्साइड एवं जल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु के क्लोराइड और जल बनाता है। ठीक है। अगला, इनमें से कौन अधातु चमकीला है, कौन अधातु चमकीला है, इसमें से कौन अधातु है जो चमकीला है, तो ब्रोमीन जो है सबसे ज़्यादा चमकीला है, ब्रोमीन अधातु सबसे अधिक चमकीला है। ऑप्शन डी सही है। अगला, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का चालक होता है इसलिए खाना बनाते हैं, सुचालक होता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह होता है कुचालक और चालक, सुचालक चालक और दोनों, यानी आपका यह आंसर होगा सुचालक। जैसे धातु के बर्तन में खाना बनाने का यही रीज़न है कि वो चालक होता है जिसे गर्म करने पर उसमें ऊष्मा अधिक देर तक रहता है। ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल में पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाता है, वह गैस कौन सा हो सकता है, वह गैस, फिर से कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु सतह पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाता है, वह गैस कौन सा हो सकता है। ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपका आंसर होगा वह है हाइड्रोजन गैस जो सतह पर चिपक जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, हाइड्रोजन गैस। अगला, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है, तो जल से अभिक्रिया करता है पोटासियम। इसमें दिया सोना, लेड, सिल्वर, तो ये सब कोई धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जल में पोटेशियम डालेंगे तुरंत रिएक्शन कर लेगा। ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा मरकरी है, वो पारा है जिसको बोलते हैं, वही द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। ठीक है। अगला, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी सोना और चांदी का परिष्करण किस विधि से किया जाता है, वैद्युत अपघटन द्वारा, चुनकर, चुंबक द्वारा, अपचयन द्वारा, तो आपका आंसर होगा वैद्युत अपघटन द्वारा सोना और चांदी का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अगला, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके उसका निष्कर्षण किया जाता है, गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला, सक्रियता श्रेणी के मध्य में इस धातु को निष्कर्षण किया जाता है,
सक्रियता श्रेणी के मध्य में इस धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो उसका निष्कर्षण किया जाता है विस्थापन द्वारा। इसमें देखिए दिया है ऑक्साइड को, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन कराने पर, धातु के ऑक्साइड में को एल्युमिनियम द्वारा अपचयन कराने पर विस्थापन द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी होगा। अगला है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? कमरे के ताप पर द्रव में जो पाया जाता है अधातु वह ब्रोमीन है। धातु कहेगा तो पारा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? फिर से देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा? तो यह कैल्शियम हो सकता है। यह कैल्शियम ही हो सकता है जो जल में विलय है, कैल्शियम ही जल में घुलता है। ऑप्शन ये सही है। अगला, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो धातु की सतह चमकदार है, यह क्या है? धात्विक गुण है। ठीक है, ये इसके धात्विक गुण है। यह आघातवर्ध या चमकना या सक्रियता ऐसा कुछ नहीं है। चमक रहा है अर्थात धात्विक गुण है। लेकिन धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उस चमक को धात्विक चमक कहा जाता है। ऐसा गुण और धातुओं में नहीं होता है। ठीक है, अपवाद है कुछ अधातु जिनमें होता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम या आयरन मिश्र धातु। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमलगम कहलाता है। ऑप्शन सी होगा अमलगम। ठीक है। अगला, लोहा निम्न से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? लोहा किस धातु को लवण से विस्थापित कर सकता है? तो लोहा है वह कॉपर को लवण से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील लोहा है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला, पीतल है, तो पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु। तो पीतल क्या होता है? तांबा से और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है, तो ये मिश्र धातु है। क्या है? पीतल मिश्र धातु है। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, मिश्र धातु। अगला, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? सल्फर का अयस्क का नाम बताइए। तो जिसमें सल्फर होगा वह अयस्क होगा सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो सल्फर के अयस्क का नाम पूछते हैं। इसमें जितना है सब सल्फर का अयस्क है, टोटल सल्फर का अयस्क है, लेकिन इन सारे अयस्कों को सल्फाइड कहा जाता है। ये भी सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड, टोटल सल्फाइड है। तो सारे अयस्कों क्या बोलते हैं? सल्फाइड। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में कितना परसेंट कार्बन होता है? 3%, 4%, 5% या 2%? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2% कार्बन होता है इस्पात में। ऑप्शन डी आपका सही है, 2%। ठीक है। अगला, निम्न से कॉपर के अयस्क कौन है? इनमें से बताना है तांबा का अयस्क कौन है? क्यूफराइट, बॉक्साइट, सिनेबार या कैलमाइन? तो क्यूफराइट कॉपर का अयस्क है, क्यूफराइट कॉपर का अयस्क है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है, यह क्यूफराइट जो है कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, निम्न कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? एक ऐसा अधातु का नाम बताना है जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा या सल्फर। तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट जो है यही विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी सुचालक है, और अधातु का गुण है कि अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है। अपवाद है। आयनिक योग के गलनांक एवं कथनांक होते हैं। तो आयनिक योग के गलनांक और कथनांक आप पढ़े होंगे, उच्च होता है, और वहीं सहसंयोजी होगा तो उसका गलनांक कथनांक निम्न होगा। तो यहाँ आयनिक योग दिया है तो क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है। अगला, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो ऑप्शन दिया है मुलायम होता है, कठोर होता है, द्रव है, गैस है। तो ग्रेफाइट क्या मुलायम होता है, इसी गुण के कारण ग्रेफाइट का पेंसिल बनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है। अगला, आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट या 15 कैरेट। तो जिससे गहना बनता है वो 22 कैरेट का ही होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना है, लेकिन शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो 22 कैरेट होगा। ऑप्शन ये सही होगा। निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम, जिंक या मोलिब्डेनम? तो सोडियम धातु को ही किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ये आपका सही होगा, सोडियम। अगला, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखा जाता है? किस धातु को पानी में डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर या आयोडीन। तो फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि जैसे पानी से बाहर निकालिएगा तो इसमें आग लग जाता है। ऑप्शन ये आपका सही होगा। ठीक है। अगला, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहेंगे?
ऑप्शन है पीतल, कांसा, सोल्डर, ड्यूरालुमिन। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं, कांसा बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ऑप्शन ठोस, गैस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, द्रवीय अवस्था है, ठीक है। अगला है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सुरनस है, चालक है, तन्य है, आघातवर्ध है। इसका मूल कारण देखिए, स्कूल घंटी जो है धातु की बना दी जाती है क्योंकि सुरनस होता है, सुरनस होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहेंगे? ऑप्शन सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। जैसे तार और जोड़ा जाता है, देखिएगा रेडियो या टीवी का तार जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग करते हैं, जो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। निम्न किस चाकू से काटा जा सकता है? इसमें से किसको चाकू से काट सकते हैं? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो आप सिर्फ लिथियम को ही चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। कॉपर, तांबा को और लोहा को, कैल्शियम को थोड़े काटेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किस चीज़ों की परत चढ़ी होती है? तार के ऊपर किसका कवर होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड का, कॉपर क्लोराइड का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का या मैग्नीशियम का। तो उसके ऊपर जो कवर होता है पीवीसी का होता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पीवीसी का कवर लगा होता है। देखिएगा पीवीसी का क्या होता है, पाइप ही आता है, ठीक है। अगला, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका क्या है? उपधातु है। सिलिका जो है उपधातु है। अगला, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? ऑप्शन है जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का या कैल्शियम का। तो सिलिका पारद का है अयस्क, पारद का अयस्क है सिनेबार, सिनेबार पारद का अयस्क है। कौन आयनिक यौगिक है? इसमें से आपको चुनना है कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन दिए गए CH4, CO2, CaCl2 या NH3। तो इसमें देख लीजिए आयनिक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब सहसंयोजी यौगिक हैं और कैल्शियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है। ऑप्शन सी आपका सही है। लोहा के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहा पर मूर्छा न लगे, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए यही है कि जिंक की यहाँ दिया ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपयुक्त सभी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आप ग्रीस लगाएंगे तभी उसमें जंग नहीं लगेगा, पेंट लगा दीजिए तभी नहीं लगेगा, जिंक पर परत चढ़ा दीजिए तभी से जंग नहीं लगेगा। आपका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें सभी। अगला, निम्न किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए इसमें क्या है, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सल्फर, ये सब छोड़ दीजिए, सोडियम को ही धातु से काट सकते हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन को हमने बताया था। अगला है, अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? अम्लगम एक लेप बनाया जाता है, तो यह क्या है? तो याद रहे कि किस धातु के ऊपर पारा का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को अम्लगम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए, यानी पारा का घोल होता है अम्लगम। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। जस्ता के अयस्क होते हैं, जस्ता के अयस्क हैं, इनमें से चुनना है कौन जस्ता का अयस्क है। सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेड है, ZnS इसको बोलते हैं, जिंक ब्लेड। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करके प्राप्त किया जाता है? ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो ग्रेफाइट बनाने के लिए क्या किया जाता है? बालू के साथ मिलाया जाता है एंथ्रासाइट को, बालू के साथ। ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो आपका आंसर होगा गन पाउडर, यानी बारूद बनाया जाता है। सल्फर से क्या बनता है? गन पाउडर का मतलब क्या? बारूद बनाया जाता है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।